बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इससे पहले एक जमात क्लास हुई थी, उसमें हमने आपको एक मिसाली तालिब इल्म का सबक पढ़ाया था। आज इसी सिलसिले की दूसरी क्लास है और इसमें आज हम आपको जो दूसरा सबक पढ़ाएंगे उसका उन्वान है खेल और तफरी। यकीनन पिछले सबक को आपने सुना होगा और उस पर जो काम दिया गया था वो भी आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी, तो इसी कोशिश को आप आगे भी बढ़ाइए और अभी जो सबक हम आपको पढ़ाएंगे इस पर भी यकीनन आप लोग तवज्जो देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की ये क्लास जो है 8वीं क्लास की उर्दू से ताल्लुक़ रखती है और इसमें जो सबक है हमारे पास खेल और तफरी के नाम से है। खेल और तफरी क्या है? देखें, खेल और तफरी दोनों अलग चीज़ें हैं। खेल में कोई ना कोई काम होता है, अमल होता है। तफरी में काम नहीं होता, वो सिर्फ महसूस की जाती है। खेल के ज़रिए से हम तफरी तो हासिल करते हैं और कर सकते हैं। इससे क्या होता है, तफरी क्यों ज़रूरी है? असल में इंसान ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में काम करता है और उनसे थक भी जाता है और परेशान भी होता है। इन सब परेशानियों का हल जो है उसकी तफरी में है। अगर वो अपने फ़राइज़ के साथ साथ अपने खेल और तफरी के मौक़े भी साथ रखता है तो उसका दिमाग जो है हशाश बशाश हो जाता है, हशाश बशाश होता है, वो ख़ुद भी तरोताज़ा महसूस करता है। ये सब हासिल करने के बाद जब वो किसी दूसरे काम की तरफ बढ़ता है तो उस काम को वो फिर अच्छे तरीके से अंजाम दे सकता है। ऐसे ही बुज़ुर्गों का एक कौल भी है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होगा। लिहाजा जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए खेल और तफरी ज़रूरी है। काम से जब इंसान थक जाए, तंग आ जाए तो उसको अपना कुछ वक्त खेल और तफरी पे भी सर्व करना चाहिए। ये बात आज से नहीं हो रही, हज़ारों साल से खेल चले आ रहे हैं। आज इसी बाबत थोड़ी सी बात करेंगे। ज़िंदगी में फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायगी के साथ साथ तफरी के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। तफरी से फ़रहत हासिल होती है जो इंसान को तरोताज़ा कर देती है और वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह के काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। कौमों की तहजीब और सकाफ़त में खेलों को बहुत अहमियत रही है, पहले भी थी, आज भी है। ये अहमियत इसी तरह चलती रहेगी। खेलों से न सिर्फ तफरी के मौक़े हासिल होते हैं बल्कि खेल बज़ाते खुद एक तहजीब हैं। तहजीब कैसे हैं ये अब आगे चल के पता चलेगा। असल में तरीका ये है कि खेल सिर्फ खेल की हद तक नहीं होते, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे मकासद हैं। अब वो मकासद भी आगे थोड़े थोड़े करके आएंगे, हम आपको उसके हिसाब से बताते भी जाएंगे। इस तहजीब में क्या होता है? इस तहजीब के हामिल रंगो नस्ल, इस तहजीब में जो शामिल लोग होते हैं वो रंगो नस्ल से बालातर होकर काम करते हैं, ज़ात पात से बालातर होकर काम करते हैं और सिर्फ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ही बराबरी के मौक़े हासिल करते हैं। खेल में काबिलियत की बिना पर बराबरी के मौक़े मिलते हैं। यहाँ रंगो नस्ल को सामने नहीं रखा जाता, यहाँ ज़ात पात को सामने नहीं रखा जाता, यहाँ ऊंच नीच को सामने नहीं रखा जाता। जो शख्स अच्छा खेल पेश करता है, अच्छा काम करता है, उसी को आगे जाने की, तरक्की करने के मौक़े भी मिलते हैं। खेलों के कवानीन की पाबंदी करते हुए मुश्तरका और मुनज़्ज़म कोशिश के ज़रिए मुकाबलों में शमूलियत हासिल करके कौमों को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है। खेल जब पहले खेले जाते थे तो उसका कोई कानून ज़ाब्ता नहीं होता था, फिर जब ये बैनुल अक़वामी सतह पर खेले जाने लगे तो इनके फिर कवानीन वज़ा किए गए
बनाए गए, उनका एक तरीका, एक ज़ाब्ता बनाया गया। उस तरीके पे उतरने वाले जो खिलाड़ी होते हैं या जो कौमें होती हैं, जो टीमें होती हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकती हैं। इन्हीं चीज़ों को सबको मुनज़्ज़म रखते हुए एक दूसरी कौमों के साथ खेलना होता है। अब एक कौम कहीं मशरक़ में रहती है, एक कौम कहीं मगरब में रहती है, दोनों की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल होती हैं, तो इससे सिर्फ खेल ही जन्म नहीं लेता, बल्कि इससे एक और बात भी आती कि ये कौमों को भी करीब करने का मौका देता है, एक दूसरे को समझने का मौका देता है, एक दूसरे की गलतियों को कम करने का, बर्दाश्त करने का और उन गलतियों को ख़त्म करने का मौका देता है, यानी अमन का पैगाम्बर भी बनता है। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र, रंगो नस्ल और अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों में बाहिमी रब्त व ताल्लुक़ पैदा होता है। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र मतलब मुख्तलिफ सोच, रंगो नस्ल, ख़ानदान, कबीला, नस्ल, हर तरीके से अलग, सोच के लिहाज से भी अलग, रंगो नस्ल के लिहाज से भी अलग, कौम के लिहाज से भी अलग, लेकिन जब ये सामने आते हैं तो फिर इनके दरमियान एक ताल्लुक़ बनता है, एक राब्ता बनता है। खेल उस राब्ते को भी जन्म देता है, एक दूसरे का एहतराम भी करना सिखाता है, एक दूसरे के जज्बात की कदर करना भी सिखाता है, और खेल के दौरान जो जोश और जज्बा सामने आता है, उस जज्बे और जोश को भी मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने का तरीका खेल ही सिखाता है। इस दौरान में आला इखलाक की तामीर इस तहज़ीब की अक़दार है। अब जब मुख्तलिफ तबका फ़िक्र है, मुख्तलिफ रंगो नस्ल है, मुख्तलिफ कौमें हैं, लेकिन जब सामने खड़े होते हैं तो एक दूसरे को इखलाक का पैकर बनाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सिखाते हैं। एक कौम के अफराद दूसरी कौम के अफराद के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, अपने जोश और जज्बे को वहाँ वो मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मुस्बत का मतलब पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह खेलों की ये तहज़ीब पूरी दुनिया पर असरअंदाज है। ये तहज़ीब सिर्फ एक मुल्क, एक कौम, एक इलाके, एक शहर पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है। चाहे शख्स मशरक़ में रहता हो, वो मगरब में जाके खेल रहे, मगरब वाले जो हैं वो मशरक़ में आके खेल रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और एक दूसरे की पासदारी भी करते हैं, एक दूसरे का लिहाज भी करते हैं। दुनिया में खेले जाने वाले बहुत से खेलों में, बहुत से खेल दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत से खेल खेले जाते हैं। फुटबॉल खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है, स्क्वैश खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। इन्हीं तरह के बहुत सारे खेलों में एक खेल है हॉकी। आज जो हम बात करेंगे उसका मौजू हॉकी है। हॉकी के बारे में बात होगी। ये कब से खेला जाता है, इसकी तारीख क्या है, कितने अरसे से खेला जा रहा है, कहाँ कहाँ खेला जा रहा है, पाकिस्तान में इसकी मुख्तसर तारीख है वो क्या है, इस बारे में थोड़ी सी बात करनी है। दुनिया में खेले जाने वाले बहुत से खेलों में एक खेल है हॉकी। इसकी तारीख सदियों पुरानी है। ये हॉकी जो खेल है ये आजकल का नहीं है, ये 100 साल 150 साल पुराना नहीं है, ये सदियों से खेला जा रहा है। कितनी सदियों से खेला जा रहा है? मसलन मिस्र में 4000 साल पहले इसके खेलने के सबूत मिले हैं। 4000 साल, 2000 तो ये हो गए ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर चले जाने के बाद, और 2000 साल उससे पहले 4000 साल पहले मिस्र में ये खेल खेला जाता था, और 3672 साल पहले आयरलैंड में भी हॉकी खेली जाती थी। इसी तरह 2600 साल पहले यूनान में भी हॉकी खेली जाती थी। इन तमाम कौमों में हॉकी पहले से खेली जा रही थी और इनके सबूत भी वहाँ से मिले हैं, इनके शवाहिद भी वहाँ से मिले हैं। 19वीं सदी आते आते तक हॉकी जो है दुनिया का मकबूल तरीन खेल बन गया। मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी हॉकी की टीमें बनाई हुई थी, वो आपस में मैच रखते थे। इसी तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर 2 मुख्तलिफ तंजीमें सामने आई, एक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से, एक एशियन हॉकी फेडरेशन के नाम से। ये एशियन वाले एशिया में हॉकी को सपोर्ट कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, और इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो खेली जाती थी उस पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन थी, इनके साथ ये खेला जाता था। 19वीं सदी में ये खेल जो है पूरी दुनिया में खेला जाने लगा और इनकी मुख्तलिफ किस्में भी आ गई। एक किस्म इसकी आइस हॉकी है। आइस हॉकी में ये है कि एक मैदान का कदरे छोटा होता है, उसमें पूरे बर्फ़ जमी होती है, उस पर दौड़ना भागना नहीं पड़ता है, जूते मखसूस किस्म के पहने जाते हैं, सिर्फ फिसला जाता है गेंद की तरफ, उस पर खेला जाता है।
अब उसके हिसाब से उसके लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। और एक वो खेल है हॉकी का जो खुले मैदान में खेला जाता है, जो आम हाल सतह पे खेले जाते, इसकी ये मुख्तलिफ किस्म की किस्में भी बनना शुरू हो गई। अब हॉकी दुनिया के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में और ममालिक में खेला जाने वाला एक मकबूल तरीन खेल है। हॉकी किस तरह खेलते? हॉकी का खेल 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और इनमें एक गोलकीपर होता है। बाकी 10 खिलाड़ी जो होते हैं वो मैदान में खेलते हैं। गोलकीपर का काम होता है गोल से बचाना। गोल क्या होता है? मैदान जो भी होता है हॉकी का, एक साइड पे एक गोल बना होता है, एक साइड पे एक गोल हो, दोनों टीमों को एक गोल दिया जाता है। मुखालिफ टीम दूसरे टीम के गोल पर जाके उसको गोल करने की कोशिश करती, इधर वाली टीम दूसरे गोल के गोलकीपर पे हमला करती। गोलकीपर का सिर्फ ये काम होता है कि जी वो गोल होने से बचाए। किस तरह बचाए? हॉकी से बचाए, अपने जिस्म से बचाए, गेंद पकड़कर बचाए, उछल कर बचाए या उसके सामने लेट कर बचाए, जिस तरह भी हो उसने अपना काम करना है। वो सिर्फ इस गोल के साथ एक डी बनी हुई होती है, उस डी के अंदर अंदर रहता है, डी के बाहर गोलकीपर नहीं जा सकता। दोनों टीमों की कोशिश होती है कि अपनी मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट में हॉकी के जरिए गेंद को दाखिल करके गोल कर दिया जाए। जो टीम जितने ज्यादा गोल करेगी दूसरी टीम के गोल, और दोनों गोलों को जब मिक्स किया जाए, मिलाया जाएगा तो पता ये चलता है जिसके ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है। जिस टीम के गोल ज्यादा हों वही जीत जाती है। टीम के तमाम 11 खिलाड़ियों की पोजीशनें मुतय्यन होती हैं। गोल पोस्ट पर गोलकीपर खड़ा होता है जिसका काम गोल होने से रोकना होता है। बाकी खिलाड़ी भी गोलकीपर की मदद करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, यानी गोलकीपर के साथ वो भी मदद करते हैं गोल ना होने में, और जिम्मेदारियां का मतलब अपना खेल भी पूरा करते हैं। इसी दौरान खेल के मैदान में दोनों टीमों के अलावा 2 अफराद और होते हैं, उनको रेफरी कहा जाता है। वो लोग होते हैं जो हॉकी के खेल के तमाम कानून को जानते हैं, तमाम ज़ाब्तों को जानते हैं। अगर कोई खिलाड़ी बीच में कोई गलती करता है तो वो उसके हिसाब से सजा भी देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि संगीन गलती हो जाए तो वो खिलाड़ी को मैच से ही बाहर कर देते हैं, उनके पास इतना इख्तियार भी होता है। और इसके अलावा भी वो खिलाड़ी को तंबीह करते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं। मसलन दोनों के खिलाड़ियों के हाथ में हॉकी होती है, ऐसा ना हो कि एक उठा के दूसरे को दे मारे। कोई अगर जानबूझ के ऐसा करता है तो उसके लिए वो उसको बाहर भी कर देते हैं, खेल से, मैच से थोड़ी देर के लिए बाहर भी किया जा सकता है। हॉकी स्टिक जो होती है वो कैसी बनी होती है? इंग्लिश का एक हरूफ है जे, जिस तरह हम जे लिखते हैं इसी तरीके से हॉकी बनी होती है। इस तरह हॉकी होती है। इस हॉकी की स्टिक की लंबाई कितनी होती है? यह होती है 31 से लेके 38 इंच तक। 31 से लेके 38 इंच तक होता है। इसकी लंबाई जो हॉकी है इसकी लंबाई 31 से लेके 38 इंच तक, 39 इंच पे तकरीबन 1 मीटर बनता है। तो समझ सकते हैं कि 1 मीटर से कमोबेश इसकी हॉकी की लंबाई होती है। आमतौर पर ये लकड़ी की बनी होती है, जिसका आखिरी हिस्सा अंग्रेजी हरूफ जे की तरह मुड़ा हुआ होता है, इसी को हॉकी कहते हैं। गेंद सफेद और छोटी होती है। हॉकी की जो गेंद है उसका वजन तकरीबन 5.5 औंस होता है। एक मैच 1 घंटे 10 मिनट का होता है। मैच का जो दौरानिया है 1 घंटे 10 मिनट का होता है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी 35 मिनट का पहला हिस्सा और 35 मिनट का दूसरा हिस्सा। इन हिस्सों को हाफ भी कहा जाता है, पहला हाफ और दूसरा हाफ इस तरह भी कहा जाता है कि पहले हिस्से में भी खेलते हैं, फिर खिलाड़ियों को थोड़ी देर के लिए आराम के लिए बिठाया जाता है, पानी वानी पिला के उनको दोबारा फिर मैच में भेज देते हैं, फिर वो खेलते हैं। अगर इस मखसूस टाइम में कोई फैसला ना हो पाए तो फिर खिलाड़ियों को 5 मिनट 10 मिनट फालतू टाइम भी दिया जाता है। उस दौरान भी अगर कोई फैसला ना हो पाए फिर उनको पेनल्टी कॉर्नर्स दिए जाते हैं, 5-5 दोनों को। उसमें अगर गोल हो जाए तो फैसला हो जाए तो अच्छा, अगर फिर भी फैसला ना हो तो फिर दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी स्ट्रोक दिए जाते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक में यह होता है कि सिर्फ गोलकीपर होता है और गोल फेंकने वाला होता है। इसमें यकीनी गोल होने का कोई ना कोई मौका जरूर मिल जाता है जिससे कोई ना कोई फैसला हो जाए। पाकिस्तान बनने के बाद, यानी पाकिस्तान बना 1947 में,
तो 1948 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कायम की गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये जो कायम हुई, इसने सबसे पहले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से अपना इल्हाक किया, उसके बाद एशियन हॉकी फेडरेशन से भी इल्हाक किया। इस इल्हाक के बाद ये लोग बैनुल अक़वामी मैच खेलने के काबिल हो गए। इस दौरान में 2 अगस्त 1948 को पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अपना पहला बैनुल अक़वामी मैच, इंटरनेशनल लेवल का मैच खेला। किसके खिलाफ? बेल्जियम के खिलाफ, और वो भी 2-1 से जीत लिया। यानी 2 गोल पाकिस्तान की टीम ने किए, 1 गोल बेल्जियम की टीम ने किया, और यूं पाकिस्तान ने वो पहला मैच जो खेला था बैनुल अक़वामी सतह पर, उसको जीत कर अपने नाम किया। इसी तरीके से पाकिस्तान ने 1952 ईस्वी का जब ओलंपिक्स हुआ तो पाकिस्तानी हॉकी टीम ने उसमें हिस्सा लिया और नकरई तमगा जीता। नकरई तमगा, नकरई एक धात होती है जिसको उर्दू में कांसी कहते हैं। उर्दू में कांसी कहते हैं इसको। शवाहिद का मतलब सबूत, तंबीह का मतलब समझाना, मना करना। उन्नीस सौ 52 ईस्वी में पाकिस्तान की टीम ने ओलंपिक्स गेम्स में पहला नकरई तमगा जीता, कांसी का तमगा जीता, जो कि अमूमन तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को दिया जाता है। पहले नंबर पर आने वाली टीम को सोने के तमगे दिए जाते हैं, दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को चांदी के तमगे दिए जाते हैं, और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को कांसी का तमगा दिया जाता है, जिसको नकरई तमगा भी कहते हैं। 1958 ईस्वी के एशियाई खेलों में, जो एशिया के अंदर हुए थे, 1958 ईस्वी के जो खेल हुए, उसमें पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल करते हुए तलाई तमगा जीता। तलाई का मतलब सोना, सोने से बना हुआ। सोने से बना हुआ जो तमगा था वो एशिया में 1958 ईस्वी में पाकिस्तान ने जीता। इसके बाद 1960 ईस्वी में जो ओलंपिक्स हुआ उसमें भी पाकिस्तान ने तलाई तमगा जीता, और उसके बाद 1984 ईस्वी में जो लॉस एंजलिस में हुआ था, अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान ने सोने का तमगा जीता। 1984 ईस्वी में जब पाकिस्तान टेलीविजन भी इसको दिखा रहा था, रात को 3 बजे लोग उठ के ये मैच देखा करते थे, और वो मैच जिस वक्त देखा जा रहा था उस वक्त ये क्रिकेट वाली सूरत हाल थी, अभी जीते अभी हारे, अभी हारे अभी जीते, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एन आखिरी लम्हात में जाके ये मैच जो है पाकिस्तान ने अपने नाम किया, लेकिन फिर भी नंबर 1 टीम बनी और तलाई तमगा उन्होंने जीता। ये दौर पाकिस्तान की हॉकी का सुनहरी दौर था। सुनहरी दौर का मतलब इन्होंने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, यहाँ बहुत कम कामयाबियां लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कामयाबियां पाकिस्तानी हॉकी टीम ने अपने नाम की, और इसीलिए इसका सुनहरी दौर कहा जाता है। इसी दौर में कई नामवर खिलाड़ी भी पाकिस्तान हॉकी टीम में शामिल रहे। चंद के नाम ये हैं, जिस तरह आतिफ बशीर, ब्रिगेडियर हमीदी, मुनीर डार, इस्लाहुद्दीन, मुनव्वरुज़्ज़मा, मंजूर जूनियर, रशीद जूनियर, सलीम शेरवानी, समीउल्लाह, शहनाज शेख, अख्तर रसूल, हसन सरदार, हनीफ खान, शहबाज अहमद, ताहिर जमान वगैरह, ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे इनके। और इनमें से ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसलाबाद, उसके साथ एक कस्बा है गोजरा, उसके साथ एक शहर ज़िला टोबा टेक्सिंग, ये 3 शहरों के खिलाड़ी इसमें ज़्यादा आपस में करीब करीब होने की वजह से ये आपस में खेलते थे, इस लिहाज से इनकी मश्क ज़्यादा होती थी, तो खेल अच्छा पेश करते थे। एशियाई तर्ज की हॉकी में तरीका क्या था, किस तरीके से खेलते थे जो ये कामयाबियां हासिल करते? इसमें बताया जा रहा है एशियाई तर्ज की हॉकी में खिलाड़ी एक दूसरे को छोटे छोटे पास देकर बर्क रफ्तारी से मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के दरमियान से गोल पर हमलावर होते थे। गेंद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिलती थी तो बाकी जो खिलाड़ी होते थे बाकी टीम के, उसके साथ साथ रहते थे। तो जब देखा कि कोई मुखालिफ टीम का शख्स उनसे गेंद छीनना चाहता है, वो फौरन अपने साथी को पास देते, उससे आगे निकल जाते, तो वो फिर उसको इस तरह ही छोटे छोटे से पास देके उनके गोल में पहुंच जाते। मुखालिफ टीम को तो मालूम जब होता जब वो उनकी डी में पहुंचे होते।
इनके हाथ गेंद आई तो फिर समझ लो मुखालिफ टीम को गेंद नहीं मिलती थी। बहुत लंबा पास अगर देंगे तो बीच में गेंद उचक ली जाती थी, इसलिए मुखालिफ टीम को मिल जाती। तो इन्होंने लंबे पास देने के बजाय छोटे छोटे पास देना शुरू किए, साथ साथ रह करके वो गेंद को कंट्रोल करते थे और इस तरीके से डी में गेंद को लेके पहुंच जाते थे और खिलाड़ियों के दरमियान से ही तेज रफ्तारी से चले जाते। इसमें सिर्फ यही काम काफी नहीं होता, इसमें इनके अपने जिस्म की भी खासी कारकर्दगी होती है। इनके जिस्म में लचक ज्यादा होती थी, जिस्मानी लोच कहते हैं लचक को, इनके जिस्म में लचक बहुत होती थी। इसके साथ साथ फुर्ती और अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना होता। इनके अपनी टीम के जो बंदे होते हैं सिर्फ उसको पास देते थे और करीब करीब होने की वजह से फौरन मिल जाता था। वो शहनाज शेख जिसका नाम सुना, इसके बारे में तो ये होता था कि इसको गेंद मिली तो समझ लो वो डी में पहुंचा, गेंद समेत डी में पहुंचा होता था। और ये मुखालिफ टीम भी इस बात को समझती थी कि इनके हाथ गेंद पहुंची तो इसका मतलब है वो डी में जाएगा। वो पहले से डी में जाके खड़े होते थे और अपने गोल की हिफाजत करते थे। खेल के इस तर्ज को नाकामी हुई, कब हुई और कैसे हुई, नाकामी की वजूहात क्या है, अब वो बात करेंगे। खेल के इस तर्ज को तब नाकामी से दो चार होना पड़ा जब खेल के कुछ कवायद और जवाबत में तब्दीली करवाई गई। इंटरनेशनल हॉकी टीम फेडरेशन जो थी उसने जब देखा कि एशिया के जो लोग हैं यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यहाँ के जो लोग हैं इनके आपस में खेलने का अंदाज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, तो उन्होंने फिर इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ ऐसे कवानीन मुतारिफ करा दिए जिसकी बिना पर इनका ये खेल नाकाम हो गया। इसके अलावा एक और वजह भी थी, वो क्या, पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जब पाकिस्तान में मश्क करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो ये यहाँ पर जो मैदान बनाए जाते थे उस मैदान में कुदरती घास होती थी, कुदरती घास पे ये लोग खेला करते थे। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर जब मैच होने लगा तो वो कुदरती घास की बजाय उन्होंने मसनूई घास बिछाई हुई, मसनूई घास ही खेले ही नहीं उसके ऊपर कभी। जब उस पर खेले नहीं तो उस पर खेल भी नहीं पाएंगे, लामुहाला इनके खेल को, इनकी जो सलाहियत थी वो कमजोर पड़ गई। मसनूई घास के मैदान जब बनाए गए तो उसमें मसनूई घास को अंग्रेजी में कहते हैं आस्ट्रोटर्फ। वो आस्ट्रोटर्फ के जो गेंद बनाए जाते थे, खेल बनाए जाते थे, वो इसी तरह जिस तरह कारपेट होता है इस तरह का तवील होता है, बिछाया जाता था पूरे ग्राउंड में, मैदान में आखिर तक, फिर इस तरह तह लगा लगा के उसके ऊपर वो खेला जाता था। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं ये कुदरती घास पे खेलने के ज़्यादा मशक करते थे, इनके यहाँ मैदानों में कुदरती घास होती है, तो वहाँ जब उनको जाके खेलना पड़ा तो वो इस वजह से भी थोड़े से नाकाम हुए। कुछ तो वो इंटरनेशनल जो कानून में तब्दीली की गई वो इनके आड़े आ गई, दूसरा ये जो आस्ट्रोटर्फ पे खेलना इनके लिए बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन साबित हुआ। कुछ अरसे खिलाड़ी के मैदानों में नाकामियों का शिकार रहने के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी टीम मेहनत और लगन से अपना मकाम बनाने के लिए कोशा है। कोशा का मतलब है कोशिश करने में लगी हुई है। अब इस मसले से निपटा कैसे जाए, इस मसले का क्या हल निकाला जाए, इसके हल के लिए माहिरीन क्या कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस मैदान में फिर से बरतरी हासिल करने के लिए हमें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में एशियाई तर्ज की हॉकी को नाकाम बनाने वाले जो कवानीन और जवाबत उन्होंने रखे हैं, जो तरीक़ाकार उन्होंने रखे हैं, इनको नाकाम बनाने के लिए जो तरीके उन्होंने अपनाए उन तरीक़ों पर जाकर उनसे बात करनी होगी, उनसे मुज़ाकरात करने होंगे। इसके अलावा अपना मौक़िफ़ बयान करना, अपनी बात उन तक पहुँचाना, वो जब बात उन तक पहुँचेगी उस बात को पहुँचाने के लिए अफराद भी अच्छे तजर्बाकार मालूमात वाले होने चाहिए। आम से अशखास जाके वहाँ बात नहीं कर पाएंगे, लिहाजा माहिर लोगों को वहाँ पे भेजा जाए, उनको ये ओहदा दिया जाए और वो वहाँ बैठ के इस पर बात करें। इसके अलावा अपने मखसूस तर्ज पर मुकम्मल तौर पर दस्तरस और महारत रखते हुए, यानी जो तरीका अपने मुल्क में खेलते हुए इन्होंने अपनाया हुआ है वो तो रखें ही, उसके ऊपर भी दस्तरस रखें, उसमें भी महारत रखें, लेकिन इसके अलावा यूरोप में जो तरीका है या दूसरे ममालिक में जो तरीका, मगरब में जो तरीका अपनाया जाता है हॉकी खेलने में, उस तरीके को भी अपनाना होगा, उस तरीके से भी खेलना होगा। अपना तरीका भी अपने पास होना चाहिए, उनका तरीका भी अपने पास होना चाहिए। इन दोनों तरीकों से जब यह हॉकी खेलेंगे तो यकीनन हॉकी में एक मुस्बत रुझान पैदा होगा। उसमें क्या देखना होगा, यूरोप में जो ज्यादा तवज्जो दी जाती है पेनल्टी कॉर्नर्स पर, उनको रोकने के लिए क्या तकनीकी तरीका है, उसका क्या तरीका है रोकने का, वो उसको सामने रखना होगा। इसके अलावा
दिफाई पोजीशन जो होती है अपने मुखालिफ खिलाड़ी के खेलने की, उसमें भी कुछ ना कुछ टेक्निकल तरीका को अपनाना पड़ेगा, जिसको तकनीकी तरीका भी कहा जाता है, वो अपनाना होगा उसको रोकने के लिए। अपनी हासिल शुदा महारतों को, ये जो महारतें हैं जिन खेल में ये माहिर हैं, इनको तो साथ रखें ही रखें, इनके साथ अपने ही तरीके को सामने रखते हुए और दूसरों को तरीकों को सामने रखते हुए दोबारा से इस मैदान में आप कामयाबी का हासिल मुमकिन बना सकते हैं। कामयाबी से हासिल शुदा मकाम को फिर बरकरार रखना भी इनके लिए मुमकिन हो जाएगा। सिर्फ मकाम हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, उस मकाम को बरकरार रखना जो है वो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। इस मकाम को बरकरार रखने के लिए इनको ये भी तरीका अपनाना पड़ेगा कि अपना तरीका भी साथ रखें और दूसरे ममालिक का जो तरीका उसको भी साथ रखें, और उसमें जो तकनीकी तरीके हैं, महारतें हैं, उनको आप भी हासिल करना होगा। इसीलिए एक शायर ने इनके लिए शेर भी कहा, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। आईने नौ का मतलब नया कानून, कठिन का मतलब है मुश्किल, तर्ज़े कोहन का मतलब तरीक़ाकार, लोच लचक, नवीद खुशखबरी। आईने नौ से डरना, नए कानून से डरना नहीं। नए कानून को मद्देनजर रखते हुए ये जो कानून मगरबी ममालिक ने या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हमारी एशियाई हॉकी को नाकाम साबित करने के लिए बनाए हैं, इन कानून के लिए कहा गया है आईने नौ, यानी इस नए कानून से डरना नहीं है, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, अपने तरीक़ाकार पर भी अड़ो, उस पर भी थोड़ी सी बात करो, यानी उस नए कानून को भी मद्देनजर रखो और जो इस तरीके से आप खेलते हो, जो तरीका आपने अपनाया हुआ था, उस तरीके को भी अपनाओ और फिर जाकर उनसे बात करो। यही वो काम होता है जो कौमों की ज़िंदगी में इनकी मंजिल हासिल करने में मुश्किल होता है, लेकिन इन मुश्किलात से खेल कर ही आप अपने मकाम को दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसमें अल्फाज मायनी सब हमने यहाँ भी लिख दिए हैं और जो हलशुदा हम आपको देंगे उसमें भी ये सब चीज़ मौजूद होगी, सवाल जवाब भी लिखे हुए और अल्फाज के जुमले भी बनाने होंगे। अल्फाज हैं कौन कौन से जिनके जुमले बनाने, हम अभी आपको बताए देते हैं वो जुमले, आप यहाँ भी देख लें और जो लिखा हुआ मवाद आपको मिलेगा, हलशुदा जो मिलेगा, उसमें भी उनके जुमले बने हुए होंगे। पहला लफ्ज़ है तरोताज़ा। तरोताज़ा का जुमला बनाना, क्या बनाएंगे? पहले तो तलबा को खुद कोशिश करनी चाहिए कि इन अल्फाज के खुद जुमले बनाएं। हम जो जुमला बता रहे हैं वो इसलिए नहीं बता रहे कि आप उसको लिखें, इसका तरीका ये होता है कि इस तरीके से आप जुमला बनाइए, उसमें आप थोड़ा सा रद्दोबदल कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे तरोताज़ा, तरोताज़ा फल हर किसी को पसंद होते हैं, एक तो ये जुमला बनता है। तरोताज़ा हवा ने सेहत पर, तरोताज़ा आबो हवा ने सेहत पर बहुत अच्छा असर किया, ये भी ठीक है। मरी की आबो हवा बहुत तरोताज़ा है, ये भी ठीक है। नहाने से इंसान तरोताज़ा हो जाता है। इसी तरीके से अगला लफ्ज़ है तफरी। तफरी, खेल के साथ तफरी, दोनों हैं। खेल से हमें तफरी हासिल होती है, ये भी ठीक है। इंसान जब थक जाता है काम कर करके तो उसको तफरी हासिल करनी चाहिए, ठीक है। तफरी के बहुत सारे मौके हैं, ये भी बना सकते हैं। इसके बाद है ज़ात पात। ज़ात पात, आज भी बहुत से लोग किरदार से ज़्यादा ज़ात पात पर तवज्जो देते हैं, एक ये जुमला बन सकता है। फिर हमें ज़ात पात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये भी जुमला बन सकता है। हमारे मुल्क में ज़ात पात के फरसूदा रस्में अभी भी मौजूद हैं। आला इखलाक, आला इखलाक ही इंसान का अच्छा किरदार बनाते हैं। दूसरा, इंसान को हर जगह आला इखलाक का मुजाहिरा करना चाहिए। तीसरा, मकबूल तरीन। मकबूल तरीन तो खेल के सिमरे में आ जाता है। क्रिकेट दुनिया का बहुत मकबूल तरीन खेल है, फुटबॉल दुनिया का बहुत मकबूल तरीन खेल है, इस तरह आप बना सकते हैं। इसी तरीके से
अजीज़ व अकरबा में भी आप कह सकते हैं, या हुक्मरानों में भी कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में कह सकते हैं। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उस पर भी आप कह सकते हैं। मकबूल तरीन तंबीह, समझाना, रोकना टोकना। बुज़ुर्गों की तंबीह से ही किरदार अच्छा बनता है। बुज़ुर्गों की तंबीह को गलत मत जानो, वो तुम्हें अच्छा बनाने के लिए की जाती हैं। इसी तरह संगीन, अदालत में मुखालिफिन एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे। तलाई, डाकू घर से तमाम तलाई जेवरात चुरा कर ले गए, ये भी जुमला बनता है। तकर्रुर, तमाम बड़े ओहदों पर अच्छे अफराद का तकर्रुर ही इदारे को अच्छा बना सकता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि आपके भाई का किसी ओहदे पर तकर्रुर हो गया तो कहते हैं कि भाई हमारे भाई साहब का डायरेक्टर के ओहदे पर तकर्रुर हो गया, ये भी जुमला बन सकता है। बहरहाल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, और जो हमने लिख कर भेजे हैं उसमें भी हैं, और यहाँ भी हमने आपको जुमले बता दिए। लेकिन आपका जो अब घर का काम है वो ये है कि आप इन सवालात को और इनके जवाबात को याद करें। सिर्फ सवाल याद नहीं करना है, सवालों के जवाब याद करने हैं, क्योंकि पेपर में जवाब लिखे जाएंगे। सवाल तो हम लिख के देंगे आपको, पेपर में जवाब हो, सवाल होगा आपके पास, जवाब आपको आना चाहिए उसका। और इसके साथ साथ सबक पढ़ना जरूरी है। जब तक आप किसी भी सबक को नहीं पढ़ेंगे तब तक ना तो सवाल आपके लिए आसान होगा, ना सवाल को समझना आसान होगा। सबक के अंदर पूरी कहानी होती है, उस कहानी के तमाम सियाक व सबाक इंसान के जहन में मौजूद होते हैं। फिर जब वो सवाल याद करता है, जवाब याद करता है, तो उसको वो जवाब आसानी से याद होता है। उसको पता भी होता है कि इस जवाब का ताल्लुक सबक के कौन से हिस्से से है, ये भी मालूम होता है। लेकिन सिर्फ सवाल जवाब याद कर देना, इससे आपकी मालूमात मुकम्मल नहीं होंगी, तशनगी बहरहाल बाकी रह जाएगी। ठीक, आपका घर का काम देखिए। सवालात के जवाबात याद कीजिए। अल्फाज के जुमले बनाइए। सबक खेल और तफरी। सबक खेल और तफरी को एक बार पढ़ लीजिए, ये आपका काम है जो आपने अपने घर में करना है। लिहाजा अब आज का सबक यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह बाद के जो एक दफ़ा दोबारा जब हाज़िर होंगे तो एक नए सबक के साथ इंशाअल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।